हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके विज्ञान पार्ट 5 की अगली ऑनलाइन क्लास है। अम्ल, क्षार और लवण अपन पढ़ रहे थे। तो अपन ने अम्ल और क्षार के बारे में कुछ पढ़ लिया था कि अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल में तब्दील कर देते हैं। और अगर आप गुड़हल के पुष्प की पत्तियों का रंग लोगे तो उसको हल्के गुलाबी से गहरे गुलाबी में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। और अपने क्षार के बारे में कैसे क्या पढ़ा था कि कड़वे होते हैं, हाथ लगाने पर साबुन जैसे लगते हैं, और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और हल्दी के रंग को लाल कर देंगे, हल्दी के पीले रंग को लाल कर देंगे, और हरे रंग में तब्दील हो जाएगा गुड़हल की पत्तियाँ, ठीक है। तो इसी के ऊपर अपन को एक क्रियाकलाप दिया कि आपको अलग अलग तरीके के अम्ल या क्षार लेने हैं और उसके ऊपर लिटमस, हल्दी और गुड़हल के लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, हल्दी पर क्या प्रभाव पड़ता है और गुड़हल के पुष्प के सूचक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे मैंने लिया है एक HCl और एक NaOH। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है, ठीक है। तो अम्ल में क्या करेगा, नीले को लाल कर देगा, सही बात है। हल्दी को और क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। हल्दी वाले पे क्या करेगा, देखो ये तो कोई परिवर्तन नहीं लाएगा अम्ल, लेकिन क्षार क्या करेगा, उसको लाल कर देगा। और या फिर यूँ कह सकते हैं कि अगर आप हल्दी का रंग को लाल है ना, उस पर वापस नींबू रगड़ दो तो वापस वो लाल से वापस कैसा हो जाता है, पीले रंग में हो जाता है। यानी हल्दी के क्षार के द्वारा किए गए लाल रंग को वापस पीला कौन कर सकता है, अम्ल। और गुड़हल में ये तो गहरे गुलाबी हो जाएगा और क्षार क्या कर देगा, उसको हरे में तब्दील कर देगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब होता है ना तो अम्लीयता गुण हो और ना तो अम्ल का गुण हो, ना ही क्षार का गुण हो। तो अम्ल और जब क्षार आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को गुणों को नष्ट करके एक उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। आइए हम यह देखते हैं कि जब किसी अम्ल को किसी क्षार में मिलाते तो क्या होता है। तो हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फिनोफ्थैलीन कहते हैं। अब एक नया सूचक है जिसको बोलते हैं फिनोफ्थैलीन। तो उसके लिए क्रियाकलाप दिया गया, मैं आपको समझा देता हूँ मोटा मोटा, मैंने पढ़ लिया है इसको। देखिए काफ़ी अच्छी अभिक्रिया है, मैंने पढ़ ली, मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लो, पहले तो एक अम्ल ले लो, ठीक है, अम्ल ले लो। और इसमें क्या, सॉरी अम्ल नहीं, फिनोफ्थैलीन ले लो। क्या ले लो, फिनोफ्थैलीन ले लो। अब जैसे ही आप इसमें कुछ क्षार की पहले अम्ल की बूंदें डालो, अम्ल की बूंदें डालोगे तो इसमें कोई रंग नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करो, चलो इसको हटा दो और दूसरा बीकर लो। दूसरे बीकर में क्या करो, अब की बार फिनोफ्थैलीन लेकर, फिनोफ्थैलीन सूचक का विलयन लेकर, घोल लेकर उसमें क्षार डालो। जैसे क्षार डालोगे ना तो ये कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलाबी। अब आप क्या करो, क्षार डालने का जो गुलाबी हो गया, अब इसमें धीरे धीरे 2-3 बूंद अम्ल की डालो और हिलाते जाओ हिलाते जाओ हिलाते जाओ। जैसे जैसे आप अम्ल डालते हुए हिलाते जाओगे तो ये गुलाबी से वापस कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि फिनोफ्थैलीन में जब अपन अम्ल डालते हैं तो कोई रंग नहीं आता। फिनोफ्थैलीन में जब अपन क्षार डालते हैं तो ये गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। और तीसरी बात, जब गुलाबी रंग प्रदर्शित कर दिया यानी इसके अंदर क्या है, क्षार है। अब जब क्षार में जब अपन ने क्या डाला, अम्ल डाला उसी में, तो वो क्षारीयता वाले गुण को ख़त्म कर देता है और वापस कैसा हो जाता है, रंगहीन। यानी कि जब आप क्षार में अम्ल मिलाते हो तो क्षारीय गुण भी नष्ट हो जाता है, अम्लीय गुण भी नष्ट हो जाता है और वो उदासीन हो जाता है। तो आगे अपन पढ़ेंगे यही। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोफ्थैलीन रंग गुलाबी देता है और इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो इसका रंग रंगहीन रहता है। जब किसी विलयन अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन मतलब न्यूट्रल कर देते हैं। जो भी चीज़ बनती है वो ना तो अम्ल रहती है ना ही मतलब क्षारीय रहती है। यानी कि जैसे मान लो आप कड़वे और मीठे को मिलाओ तो बिना स्वाद का चीज़ बन जाए, ना तो वो कड़वी रहे ना मीठी रहे। जब किसी अम्ल और क्षारीय को विलयन उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षार दोनों की प्रकृति लुप्त हो जाती है, जो मैं बता ही रहा हूँ आपको। इस प्रकार के विलयन को ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय।
उदासीनीकरण के तत्काल बाद परतनली को स्पष्ट करें। क्या आपने अनुभव किया उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है? जब भी उदासीनीकरण होती है, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उसमें थोड़ी ऊष्मा निकलती है, जिसके कारण जो हमारा सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, अर्थात निर्मुक्त होते हैं। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया का मिश्रण का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ जो बनता है उसको बोलते हैं लवण। यानी अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लवण। और लवण में ना तो अम्ल की गुण होते हैं ना ही क्षार के। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, उदासीन। अतः उदासीनीकरण के निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है। जब किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहलाती है और इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। तो जब कभी भी आप अम्ल को क्षार से मिलाओगे, क्षारक से, तो उससे अब होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण। और उसमें बनेगा क्या क्या? लवण और जल। और लवण के गुण कैसे होंगे? ना तो अम्ल वाले ना ही क्षार वाले। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, अपन को एक ऊपर लाइन बोला कि लवण अम्लीय, क्षारीय और उदासीन किसी का भी हो सकता है। तो अभी तो अपन बोल रहे हैं कि उदासीन का होता है, तो क्षारीय और अम्लीय कब होता है? जब आप एक स्ट्रॉन्ग अम्ल से, एक मजबूत अम्ल से कमज़ोर क्षार को मिलाते हो ना, तो लवण तो मिलता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग अम्ल होने के कारण उसकी प्रवृत्ति उदासीन ना होकर हल्की सी अम्लीय रह जाती है। और उसी तरीके से आप अगर किसी स्ट्रॉन्ग क्षार को, मजबूत क्षार को कमज़ोर अम्ल से मिलाओगे तो जो लवण बनेगा उसमें प्रकृति थोड़ी सी क्षारीय रह जाती है। तो यही हमें आगे बताया गया है। अम्ल को क्षारक से मिलाते हो लवण और जल मिलता है, साथ में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। जैसे अपन को एक उदाहरण भी दिया है, HCl नाम के अम्ल को NaOH नाम के क्षार से मिलाएंगे तो NaCl नाम का लवण और जल मिलेगा, साथ में ऊष्मा निकलेगी। चलिए अब आगे अपन पढ़ते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। अब अपने लाइफ में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहाँ होती है? सबसे पहला है अपाचन। अपाचन यानी पेट में जब अपना खाना नहीं पचता और एसिडिटी हो जाती है ना, उसको बोलते हैं। हमारे आमाशय यानी पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि अपन ने पार्ट 2 में पढ़ा था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाता है, जिसके कारण हमारा आमाशय अच्छे से उस भोजन को पचा पाता है। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा अगर हो जाए, ज़्यादा अम्ल बन जाता है, तो उससे हमें अपाचन, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है, पेट में काफ़ी दर्द होता है, और इससे मुक्ति पाने के लिए अपन दूध या मैग्नीशियम, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं। प्रति अम्ल यानी जो अम्लीयता को नष्ट करे, और जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का क्षार होता है। यानी कि जब भी हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम एक प्रति अम्ल लेते हैं, जो कि वास्तव में क्या होता है? एक क्षार होता है, जो हमारे पेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया पूरी करता है, जिससे अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है, उदासीन हो जाता है, और लवण और जल पेट में बन जाता है और हमें काफ़ी राहत मिलती है। तो अपन जो इनो खाते हैं ना, इनो में एक क्षार होता है, तो अपने पेट में जब अपाचन, एसिडिटी हो जाती है, तो वो इनो जो क्षार होता है, इनो में क्षार होता है, वो अपने पेट के एसिड को नष्ट करके उदासीनीकरण अभिक्रिया कर देता है। चींटी का जब डंक काटती है तो अपन को बहुत दर्द होता है ना, क्यों? क्योंकि वो अपने बॉडी में डंक काटते टाइम एक अम्ल डालती है। डंक के प्रभाव से नमी युक्त खाने का सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा कैलेमाइन विलयन मिलकर उदासीन किया जा सकता है। अगर अपन उसी टाइम पे चींटी के काटने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेनाइन नाम का विलयन जिनमें क्षार होता है, इसको रगड़ेंगे ना, तो अपने चींटी के डंक में जो बताया था ना, अभी अपने टेबल में बताया था, चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। तो उस फॉर्मिक अम्ल को क्या करता है? नष्ट, उदासीन कर देता है। और इसमें कैलेमाइन में क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है, जो अपने फॉर्मिक अम्ल को उदासीन कर देता है। क्यों? फॉर्मिक अम्ल किस में मिलता है? चींटी के डंक में। मृदा उपचार। अपनी मिट्टी भी क्या होता है? जब किसान क्या होता है, कई बार जब कहते हैं ज़मीन ख़राब हो गई, तो कई बार मिट्टी में क्या होता है? अम्ल या क्षार की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है,
तो उससे फिर मिट्टी की उर्वरकता या मतलब फसल उगाने की क्षमता पे असर पड़ता है। तो उसको ठीक करने के लिए भी अपन काम में लेते हैं। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ना, तो उससे अपनी मिट्टी में अम्ल बढ़ जाता है। यदि मृदा मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो या अत्यधिक क्षारीय हो जाए तो पेड़ों की उगाई के लिए, पेड़ों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती। तो अगर मृदा में अत्यधिक अम्ल है तो अपन उसमें बिना भुजा हुआ चूना, जो कि एक क्षार है, वो मिला देते हैं, जिससे अब मिट्टी की अम्लीयता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और यदि क्षारीय ज़्यादा हो जाए, मिट्टी में क्षार ज़्यादा होता है, तो अपन जैव पदार्थ जो कि एक एसिड होते हैं, मतलब अम्ल होते हैं, वो मिला देते हैं ताकि वो अत्यधिक क्षार को ख़त्म कर दें और मृदा में अम्ल निर्मुक्त कर देते हैं, इस जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी के उपचार में भी काम आता है। और लास्ट, कारखानों के अपशिष्टों में भी अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जल में या नदी में बहने दिया जाए तो हमारी जल में अम्लीयता बढ़ जाएगी, जिससे मछलियाँ और अन्य जल जीव नष्ट हो सकते हैं। तो कारखानों के अपशिष्ट को नदियों जलाशयों में विसर्जित करने से पहले उनके क्षारीय पदार्थों को उदासीन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।